नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान का इतिहास। रायमल, जिन्होंने 1473 से 1509 तक शासन किया। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जो कि राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। राणा कुंभा कौन था, किनके पिता का नाम क्या था और किनकी संतान थी, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया। दोस्तों, आज चलते हैं बिना देरी किए हुए रायमल। दोस्तों, रायमल एक लिंग जो रायमल जी है, इन्होंने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। जो रानी श्रृंगार कंवर थी, उसने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी क्या है दोस्तों? गोसुंडी एक अभिलेख है। ठीक है, गोसुंडी अभिलेख है जिसमें यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और D.R. भंडारकर ने पद सेकेंडवी यानी कि दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व का अभिलेख है। राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख। और वैष्णव धर्म क्या है? भागवत धर्म। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों, गोसुंडी अभिलेख एक सबसे प्राचीन जो है अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वैष्णव धर्म को मानने वाला है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और D.R. भंडारकर ने इसको पढ़ा था। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज। रायमल का सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। रायमल का सबसे बड़ा बेटा रायमल जो पृथ्वीराज था, इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज को क्या कहा गया? उड़ना राजकुमार। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम बदलकर इसने तारागढ़ कर दिया। पृथ्वीराज ने ही क्या किया था? तारागढ़ नाम किया था अजमेर किले का, जो कि इनकी रानी का नाम था तारा देवी। दोस्तों, आपको ध्यान दिला दूं, तारागढ़ का किला, बूंदी का जो किला है वो भी तारागढ़ का किला कहलाता है। इसलिए राजस्थान में तारागढ़ के किले दो हैं, एक तो बूंदी और एक राजस्थान। बूंदी का किला और अजमेर का जो राजस्थान में अजमेर का जो किला है, दोनों तारागढ़ के किले हैं। कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वी राज की 12 खंभों की छतरी है। जो कुंभलगढ़ है चित्तौड़, उसमें 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर आता है अब इनके बाद में जयमल। दोस्तों, यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जयमल जो था, ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जयमल और पत्ता, आपने सुना होगा नाम। जयमल पत्ता दो सेनापति थे। संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था 1509 से 1528 तक, इसके बीच में संग्राम सिंह का युद्ध हुआ था। रायमल का पुत्र था ये संग्राम सिंह जो था, ये कौन था? रायमल का पुत्र संग्राम सिंह। राणा सांगा रायमल का पुत्र था। अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर यानी कि अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण ली थी। रायमल का पुत्र था राणा संग्राम सिंह, जिसने वहाँ पर शरण ली। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का शासक बना। जी हाँ दोस्तों, राणा सांगा जो सांगानेर का राजा था, जिसके नाम पर सांगानेर बना जयपुर में, ये रायमल की मृत्यु के बाद क्या बना? सांगा मेवाड़ का शासक बन गया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली यानी कि जो दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, इसने 2 युद्ध किए थे। तो खातौली जो कोटा में आता है, पहले खातौली बूंदी में आया करता था, लेकिन वर्तमान में ये कोटा में आता है। और ये युद्ध 1517 को हुआ था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी का दूसरा युद्ध जिसको अपन बोलते हैं बाड़ी यानी कि जो धौलपुर में है, और इसका युद्ध हुआ था 1518। ये दोनों युद्ध राणा सांगा जी के साथ में हुआ था। इनकी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, दोनों के दोनों युद्ध। ठीक है, 1517 में, 1518 में। महमूद खिलजी द्वितीय यानी कि जो मालवा का शासक था, इसने घाघरोन का युद्ध लड़ा था। जो घाघरोन का युद्ध कहाँ पर है? घाघरोन कहाँ पर है? घाघरोन का किला झालावाड़ में है। ठीक है, और ये झालावाड़ में जो है, ये घाघरोन का किला पानी के बीच में है, इनकी टापू के रूप में है। ये 1519 में हुआ था। ये भी राणा सांगा के साथ हुआ था। तो तीनों युद्ध आप याद कर सकते हो, 1517, 1518, 1519, और तीनों के तीनों
राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा 2 युद्धों में इब्राहिम लोदी से लड़ा था और एक युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में लड़ा था। जो महमूद खिलजी था, ये गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। गागरोन का किला किसके पास था? मेदिनी राय के पास। इधर ईडर रियासत जो गुजरात है, गुजरात में ईडर रियासत थी, इसमें एक था भारमल, एक था रायथल, ठीक है, रायमल और भारमल। भारमल जो है मुजफ्फर शाह इनकी गुजरात और राणा सांगा मेवाड़। यहाँ पर मेवाड़ का शासक किसके पास था? राणा सांगा के पास में। और इधर गुजरात का जो शासक था कौन था? मुजफ्फर शाह। ये इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बयाना का युद्ध आ जाता है, जो कि वर्तमान में भरतपुर में है। और ये 16 फरवरी 1527 को हुआ था और ये बाबर वर्सेज सांगा के मध्य हुआ था बयाना का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा जीत गया था इस युद्ध में और इस समय किले का रक्षक मेहंदी यानी कि बाबर ख्वाजा था। किले का रक्षक कौन था? मेहंदी था, जिसको अपन बाबर कहते हैं, बाबर का ख्वाजा था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जो बाबर था दिल्ली का शासक, इसने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में इसकी सेना भेजी थी। इसी के बाद में बयाना के युद्ध के साथ ही खानवा का युद्ध छिड़ गया, यानी कि 1527 में ही छिड़ गया था। यहाँ पर 16 फरवरी और एक महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को फिर युद्ध छिड़ गया खानवा का। दोस्तों खानवा का युद्ध वीर विनोद के अनुसार, जो कि लेखक हैं श्यामल दास, ये 16 मार्च को बताते हैं, जबकि यहाँ पर खानवा का युद्ध 17 मार्च है। तो आप 16 मार्च और 17 मार्च याद रख सकते हैं। आपको बयाना के युद्ध से एक महीना याद रखना है कि बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था और खानवा का युद्ध भी 1527 को हुआ था, लेकिन एक माह का अंतर था। बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी। इनकी जिहाद क्या होता है साथियों? जिहाद होता है धर्म युद्ध। यानी कि बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी कि ये युद्ध कैसा होगा? धर्म युद्ध होगा। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। यहाँ पर इस युद्ध में बाबर ने शराब पीना, जो शराब की कसम खाई थी, वो इस युद्ध में खाई थी। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था, यानी कि पाती परवन। ये युद्ध था एकमात्र खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो था, खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा था, इसने अपने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखा था कि सहायता की जाए, सभी राजाओं की, क्योंकि बाबर की सेना के पास में राणा सांगा काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी युद्ध कर लिए थे। और फिर खानवा का युद्ध जो बहुत ही भयंकर युद्ध था, सभी साथियों को इन्होंने बुलाया। तो आमेर का राजा था, जयपुर में आमेर है, वहाँ का शासक था पृथ्वीराज। मारवाड़ का था मालदेव, यानी कि सांगा का जो गंगा था, गंगा का बेटा था मालदेव, ठीक है। बीकानेर का शासक था कल्याणमल, यानी कि जो राजा जेतसी है। और मेड़ता सिटी, जो मेड़ता है, यहाँ का था वीरमदेव। चंदेरी का मेदिनी राय, सलोम्बर का रतन सिंह चौड़ावत, वागड़ उदयपुर का वागड़ था। देवलिया यानी कि भाग सिंह, देवलिया का भाग सिंह था, वागड़ का उदय सिंह था। और सादड़ी चित्तौड़ सादड़ी जो है वर्तमान में सादड़ी झाला अज्जा मेवात का हसन खां मेवाती। दोस्तों ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये एकमात्र मुस्लिम शासक था, बाकी सब हिंदू शासक हैं, हिंदू राजा हैं। ईडर यानी कि ईडर का भारमल राजा था। दोस्तों भारमल एक जयपुर का आमेर का राजा भी था भारमल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, ये भी इसी में था, ठीक है। राणा सांगा युद्ध में घायल हो गया था। सादड़ी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झाला अज्जा जो है, इसने युद्ध में घायल होते ही युद्ध का नेतृत्व किया, क्योंकि झाला अज्जा जो थे ये राणा सांगा के हमशक्ल थे। इसलिए इन्होंने, जैसा कि महाराणा प्रताप में आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप जैसे युद्ध से बाहर गए, वहाँ पर भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था।
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बाबर युद्ध जीत गया था और उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ये युद्ध कौन जीत गया था? खानवा का युद्ध बाबर जीत गया था। तो ये जो शासक थे ये आमेर, मारवाड़, मेवाड़, मेड़ता, चंदेरी, वागड़, देवलिया, सादड़ी, मेवात, ईडर, इब्राहिम ईडर, ये सभी राजा थे जो कि इन्होंने अपना साथ दिया था राणा सांगा का राजस्थान में। इसी प्रकार कुछ दिनों बाद में बसवा का युद्ध हो गया, जो कि बसवा वर्तमान में कहाँ पर है? दौसा में। यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया, बसवा में सांगा का इलाज किया गया और इरिस जो एमपी में पड़ता है यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, खाने के बहाने यहाँ पर राणा सांगा को जहर दे दिया गया और कालपी एमपी यहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद करना है युद्ध कहाँ हुआ? खानवा का युद्ध हुआ, बसवा दौसा पर यहाँ पर इलाज किया गया, इरिच एमपी में जहर दिया गया खाना खाते समय, कालपी एमपी में इनकी मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है यहाँ पर सांगा की क्या बनी? छतरी बनी। तो खानवा के युद्ध के कारण भी क्या क्या थे दोस्तों? खानवा के युद्ध के कारण थे बाबर ने सांगा पर जो वचन भंग का आरोप लगाया और महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ, राजपूत अफगान मैत्री हो गए, यानी कि हसन खां मेवाती, महमूद लोदी जो थे ये अंत में उनके साथ मिल चुके थे, राजपूत अफगान मैत्री। ठीक है। और सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सांगा की हार के कारण क्या थे दोस्तों? खानवा युद्ध का कारण तो ये था कि राजपूत अफगान मैत्री यानी कि हसन खां मेवाती, महमूद लोदी जो थे राजपूत के मित्र हो गए, महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ। लेकिन युद्ध के कारण क्या क्या थे हार के कारण क्या क्या थे? हार के कारण इस प्रकार दोस्तों कि सांगा की सेना में एकता नहीं थी, इनकी एकता का अभाव था। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, यानी कि उनका कोई भी एक मूल सेनापति नहीं था। बाबर का तोपखाना था, बाबर के पास तोपखाना था। बाबर की तुलगामा विधि युद्ध पद्धति थी। दोस्तों तुलगामा युद्ध पद्धति जो है वो बहुत ही खतरनाक है। आपको पता नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि तुलगामा जो पद्धति होती है वो किस प्रकार की होती है। जैसा कि आप युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जाने के बाद में जब युद्ध में लड़ते हैं तो खानवा की तरफ जो सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा जा रहा था तो इस प्रकार से एक खड्डा खोद दिया जाता है और खड्डे के अंदर खड्डा खोद दिया जाता है और खड्डा खोदने के बाद में दोस्तों इस प्रकार के वहाँ पर क्या बिछा दिए जाते हैं, खड्डा खोद के उसके ऊपर हल्की लकड़ियाँ बिछा दी जाती है और हल्की लकड़ियों पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या पेन सही से नहीं चल पा रहा है। पेन सही से नहीं चल पा रहा है दोस्तों, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से बिछा करके इसके ऊपर कोई जो कचरा होता है जंगल का वो इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कर दिया जाता है, सारी व्यवस्था कर दी जाती है। और जितनी जितनी सेना होती है, अब मान लो इधर से बाबर आया, इधर बाबर खड़ा था, ठीक है, इधर बाबर खड़ा था और इधर की साइड में राणा सांगा के जो राणा सांगा थे इनके सेनापति, उनकी सेना चल रही थी इस प्रकार से। अब जैसे सेना जाएगी तो सबसे पहले यहाँ होकर निकलेगी आगे टक्कर करने के लिए, इनकी युद्ध करने के लिए। तो सेना जाएगी तो ये एक गड्ढा है लेकिन ऊपर से घास बिछी हुई है, इनको पता नहीं है, केवल हल्की सी घास बिछी हुई है। और जैसे ये जाएंगे और तो सारे के सारे इसमें गिर जाएंगे और गिर जाएंगे तो आधी सेना तो यहीं ख़त्म हो गई। तो ये पद्धति इनके पास थी जिससे कि राणा सांगा को नुकसान हुआ और बाबर को फ़ायदा हुआ। तो ये तुलगमा विधि जो है इस प्रकार की विधि थी। सांगा ने बाबर को बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का समय दे दिया, इनकी सांगा ने बाबर को जो बयाना का युद्ध हुआ था भरतपुर में उसके तुरंत बाद युद्ध नहीं किया बल्कि 1 महीने का गैप निकल गया।
इसी प्रकार से सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। ये भी सबसे बड़ी गलती थी, जो सांगा स्वयं युद्ध में चला गया। दोस्तों यहाँ पर मुगल सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी, जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। सांगा सांगा के साथ उनके साथियों ने विश्वासघात किया था तथा बाबर से मिल गए थे, जैसे रायसीन एमपी का जो सहल्दी कंवर था, नागौर के खानजादे मुसलमान, ये सहल्दी कंवर जो था ये उसके साथ मिल गया था राणा सांगा के साथ में, तो इन्होंने एक धोखा कर दिया बहुत बड़ा, तो ये भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर खानवा का युद्ध का महत्व परिणाम क्या रहा, तो अफगानों तक राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया। यानी अफगान और राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना क्या हो गया, एक तरह से आसान हो गया। ये अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता देखी गई थी। जी हाँ, राणा सांगा ने जितने भी शासक थे राजस्थान के, उन सभी को यहाँ पर आहूत किया था, इनकी बुलाया गया था पत्र लिख करके, जिन्होंने सभी ने साथ दिया था खानवा के युद्ध में। तो ये एक अंतिम युद्ध था और सबने एकता दिखाई थी, लेकिन उसके बाद में कोई भी राजा नहीं आ पाया था। राणा सांगा अंतिम राजपूत था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया। यहाँ पर राणा सांगा जो था ये राजपूत शासक ऐसा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया था। सांगा के बाद बड़े युद्ध हिंदू राजा नहीं रहे, जिससे हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। ये भी एक परिणाम था जो कि ऐसे राजा राजस्थान को नहीं मिल पाए। राजपूत की सामरिक कमजोरियाँ उजागर हो गई थी, राजपूतों की सामरिक जो कमजोरियाँ थी वो उजागर हो गई थी। इसी प्रकार दोस्तों युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई थी तथा अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। यानी कि बाबर को पता चल गया था कि राजपूत मित्र बनाकर इनको हराया जा सकता है, लेकिन बिना मित्रता इनको हराना मुश्किल है। तो मित्र बन गए और राजस्थान को हराने में कामयाब हो गए। दोस्तों यहाँ पर राणा सांगा की जो उपाधि थी वो थी हिंदूपत। दूसरा था सैनिकों का भग्नावेश, यानी कि 80 भग्नावेश था, और इनके शरीर में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि 80 घाव इनके शरीर में लगे हुए थे। 80 घाव इनके शरीर में हो गए थे और फिर भी ये युद्ध कर रहे थे, लेकिन कालपी में जो एमपी में जाने के बाद में वहाँ पर इनको जहर दे करके मार दिया गया इन्हीं के साथियों के द्वारा। बाबरनामा है के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा यानी कि 9 राव और 104 सरदार थे। किसके अधीन? सांगा के अधीन। बाबरनामा जो बाबर की किताब है उसके अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा थे और 9 राव थे और 104 सरदार थे। इतनी सेना थी। महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे। महमूद खिलजी जो थे इसको पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दे दिए थे। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। ये वही सांगा हैं जिनका बेटा था भोजराज और जिनकी शादी हुई थी मीराबाई के साथ। सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बन गया। जी हाँ दोस्तों, राणा सांगा के बाद ये जो मेवाड़ का राजा बना रतन सिंह, इनका जो मेवाड़ का शासक बना, जो कि चित्तौड़ का युद्ध लड़ा गया था। उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया, लेकिन विक्रमादित्य के बाद में यहाँ पर विक्रमादित्य को शासक बनाया 1531 में 3 से 36 तक। इनकी माता का नाम कर्मावती था, जो इनकी सनीक्षिका थी। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंबोर किला दिया और संधि कर ली। 1534 से 35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया और कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया। इस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। विक्रमादित्य के समय, कर्मावती के समय दूसरा साका हुआ था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ। रानी कर्मावती ने जोहर किया
कर्मावती ने जौहर किया और देवलिया के भाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। देवलिया के भाग सिंह थे और इसके नेतृत्व क्या किया गया, केसरिया किया। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। जो बनवीर था इसको चित्तौड़ का शासक बनाया। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। ये दासी का बेटा बनवीर चित्तौड़ का शासक बन गया। जब बनवीर चित्तौड़ का शासक बना दोस्तों, ये राजा उदय सिंह छोटा था, उसको मारने के लिए निकल गया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। देखो यहाँ पर इसने हत्या कर दी। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया और उदय सिंह को वह लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली गई। कुंभलगढ़ को लेकर कहाँ चली गई, उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली गई। कुंभलगढ़ के पास में आशा देवपुरा के पास चली गई थी और चंदन का उसने बलिदान दे दिया ताकि आने वाले समय में मेवाड़ को अच्छा शासक मिल सके। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है उदय सिंह। दोस्तों उदय सिंह एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सज्जन और अच्छा प्रशासक था, राजा था। 1537 से 1572 के बीच में 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बन गया। जो बनवीर था दासी का पुत्र, उसको हरा दिया 1540 में और वहाँ का शासक बन गया उदय सिंह। 1559 में उदयपुर की स्थापना की उदय सिंह ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया उदय सिंह। उदय सिंह के नाम से उदयपुर बन गया। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया। 1567 से 68 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हो गया। मेवाड़ पर आक्रमण होना शुरू हो गया वापस मुगल का। जो अकबर कौन था, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया और जयमल व पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला। दोस्तों जयमल और पत्ता थे जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। किसके समय, जयमल पत्ता के समय तीसरा शाखा। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। जयमल ने कल्ला जो राठौड़ था इसके कंधों पर बैठकर युद्ध किया, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा गया। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा 30,000 लोगों का कत्ल आम करवा दिया। फूलकंवर पत्ता की पत्नी के नेतृत्व में जौहर किया गया। अकबर जयमल तथा पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई गई। जो जयमल और पत्ता थे, जो उदय सिंह के सेनापति थे, इन्होंने इतना बलिदान दिया जो कि उदय सिंह तो वहाँ से निकल गए थे, इन्होंने निकाल दिया था, लेकिन ये वीरगति को प्राप्त हुए तो इनसे प्रभावित हो गया अकबर और इनकी मूर्तियां बनवा करके आगरा के किले में लगवा दी। आगरा फ्रांसीसी यात्री बर्नियर एंड ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने इसका उल्लेख किया। बीकानेर के सुजानगढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां हैं। बीकानेर के सुजानगढ़ जो किला है वहां पर भी इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई महाराणा उदय सिंह की, वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया है। तो दोस्तों ये थी उदय सिंह की कहानी। अपन कल अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप, जो एक बहुत ही सुसज्जित शासन इन्होंने किया और अकबर का जीवन भर इन्होंने मुकाबला किया। और कभी भी महाराणा प्रताप जी, एक तो उदय सिंह थे और महाराणा प्रताप थे, इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, कष्टों को झेलते हुए। इसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इतिहास की जीके अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें। इसमें सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की जीके पढ़ने के लिए रेगुलर आपको
देखने के लिए, राजस्थान का जीके कवर करने के लिए, इतिहास कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें। दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।